हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की आकलन कार्यपत्रक मतलब असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं, जो आएगी आपकी 16 सितंबर 2021 को। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये असेसमेंट वर्कशीट जो आपकी आई है वह 2 चैप्टर पर आधारित है, जो है सेकंड चैप्टर आपका अम्ल क्षारक एवं लवण और तीसरा चैप्टर आपका धातु एवं अधातु। इसमें टोटल 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुविकल्पीय हैं, मतलब एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 1 है, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल कितने मार्क्स के हो गए? ये 10 मार्क्स के हो गए। तो आपने इनको भरकर अपने क्लास टीचर को दे देना है। जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी आपके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। चलो स्टूडेंट्स, करते हैं हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट। चलो जी, कह रहा है पहला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की एक सूत्र इकाई से जुड़े जल अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है। तो हमको पता है कि किसी भी फार्मूले में, जैसे हमारे पास था ना कॉपर सल्फेट फार्मूला हुआ करता था। अब कॉपर सल्फेट के फार्मूले में क्या जुड़ते थे? पानी के मॉलिक्यूल जुड़ते थे, पानी के मॉलिक्यूल। तो ये हो गए जल बोलते हैं। जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं? 5 जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे पास होता था कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते थे, 2 मॉलिक्यूल। ये जिप्सम था हमारा। तो क्या कह रहा है? किसी पदार्थ की एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई मतलब कॉपर सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट एक सूत्र इकाई है, इसमें जल के अणु क्या है? किसी संख्या में जुड़े हुए हैं। जैसे कितने कॉपर सल्फेट कितने जुड़े हैं? 5। कैल्शियम सल्फेट में जल के अणु कितने जुड़े हैं? 2। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल बोला जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इस बार आपके फर्स्ट टर्म में 1-1 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? अच्छा जी, चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है जिप्सम का क्या रासायनिक सूत्र है। देखो अभी तो मैंने लिख दिया है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, एक होता था कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता था भैया। तो ये क्या है? देखो है तो कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर वाटर मतलब पानी के कितने अणु हैं? 2। यहाँ पर पानी के कितने अणु हैं? आधा। तो ये होता था आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहा था मैंने। और ये होता है आपका जिप्सम। तो मैंने आपको कहा था सेकंड चैप्टर में कि कुछ 5-6 फार्मूले हैं जो आपको कंठस्थ याद रखने हैं, उनके केमिकल फार्मूला सहित और उनके केमिकल नेम सहित। अगर आप लोग ये याद कर लोगे तो आपका 1 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट 2H2O, है ना। अच्छा, तीसरा रंग कह रहा है निर्जलित कॉपर सल्फेट का रंग क्या है। देखो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता था? ये होता था 5H2O, इसमें पानी के 5 अणु हैं। अच्छा, ये कौन सा है? जलित है। कैसा है? जलित मतलब जल वाला है, जलित है। और ये किस रंग का होता था बच्चों? नीले रंग का होता था, है ना स्टूडेंट्स, नीले रंग का होता था। अब कह रहा है ये निर्जलित हो जाए, मतलब जब हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास? कॉपर सल्फेट ओनली। तो अब ये हो गया निर्जलित, क्योंकि इसमें पानी के मॉलिक्यूल, पानी के अणु नहीं है। तो अभी किस कलर का हो गया? अब ये हो जाएगा सफ़ेद कलर का। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका C वाला आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलो जी, अब चलते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक रसायन का उपयोग किया जाता है ताकि इसे रोगाणु से मुक्त किया जा सके। इसका रासायनिक सूत्र लिखें। देखो जी, अच्छा, एक ऐसा रासायन यूज़ करना है जो डिसइंफेक्टिंग मतलब पानी को कीटाणु से खत्म, पानी के अंदर कीटाणु को ख़त्म कर देता है। देखो सब जगह लिखा है CaOCl। अंतर किसका आ रहा है? इसमें 1 Cl, इसमें 2 Cl हैं, इसमें 3 Cl, इसमें 4 Cl है। तो ऐसा फार्मूला तो एक ब्लीचिंग पाउडर का था। ब्लीचिंग पाउडर बताया था मैंने आपको, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता था? CaOCl2। यही है फार्मूला। तो आपको देखो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम भी याद रखना है, उनका फार्मूला भी याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और आंसर क्या है इसका? सेकंड मतलब B आंसर है। पांचवा कह रहा है बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या है। बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या है भैया? देखो जी, बुझे हुए चूने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? उसका आंसर है आपके पास, देखो एक था कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते थे बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, जैसे हम इसमें पानी डालते थे तो पानी क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो वो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बनता था, नहीं बनता था CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये
बुझा हुआ चूना है और ये बिना बुझा हुआ चूना है। पर हमसे क्या पूछ रहा है, बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब डी है उसका आंसर। क्या है, डी। आपको हर एक चीज़ याद रखनी है, भिजा हुआ चूने का फार्मूला, बुझे हुए चूने का फार्मूला, सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं सेकंड चैप्टर में से। भैया कह रखा है आपको, अगर फिर भी याद नहीं रखोगे तो परेशानी आपको ही होने वाली, मैं तो बता रहा हूँ सारी चीज़ें। 6 क्वेश्चन, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर एक उच्च गलनांक बिंदु का यौगिक है। अच्छा, उच्च गलनांक मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है भैया, अगर आप बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो जल्दी पिघलेगी या मोम जल्दी पिघलेगा, कौन जल्दी पिघलेगा। देखो मोमबत्ती मतलब कैंडल के अंदर मोमबत्ती है, मोमबत्ती को बाहर रख दो, अब बर्फ़ को बाहर रख दो, खुले कमरे में रख दो, कौन जल्दी गलेगा, बर्फ़ जल्दी गल जाएगी। तो बर्फ़ का गलनांक मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वो कम क्योंकि वो जल्दी गल जा रही है, और मोम जरा लेट से गलेगी, तो वो क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उच्च गलनांक है। तो पहले गलनांक का मतलब आप लोगों ने समझ लिया है। तो कह रहा है एक ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और यौगिक पानी में भी घुलनशील है, तो वह तत्व कौन सा है। सिंपल सा भैया, आयरन नहीं, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करेगा पर उसके बाद वो पानी से रिएक्शन नहीं, पानी में नहीं घुलेगा। सिलिकॉन भी नहीं करता, कार्बन भी नहीं करता, तो क्या बचा, कैल्शियम, क्योंकि अभी तो बताया मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डाला तो क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताया था मैंने अभी, बस वही चीज़ है। अच्छा जी, अब आपका आ गया है 7th क्वेश्चन, कि 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है अधातु जो विद्युत का चालन कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी अधातु हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये जितने भी हैं नॉन मेटल, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया, विद्युत का चालन नहीं करते, मतलब इनमें से करंट नहीं लगता, ये विद्युत का चालन नहीं करते। पर फिर भी एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, और जो किस में मौजूद होता है, पेंसिल में मौजूद होता है। पेंसिल लिखते हो ना आप, जो काले रंग की होती है, वो जो काले रंग का होता है, छीलते हैं पेंसिल को तो काला रंग का निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट में विद्युत का चालन हो जाता है, बाकी कोई भी अधातु विद्युत का चालन नहीं करती। अब आया 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि वह यौगिक जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी का उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब भैया अम्ल केवल क्षारक से अभिक्रिया करता है और क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो अम्लीय ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेंगे, केवल क्षारीय ऑक्साइड से। क्षारीय ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेंगे, अम्लीय ऑक्साइड से। उदासीन ऑक्साइड तो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो बचा क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब कॉमन, जो एसिड से भी मतलब अम्ल से भी रिएक्शन कर सके और क्षार से भी रिएक्शन कर सके, उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उसका आंसर क्या है, सी। एग्जाम्पल क्या थे इसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है आपको, क्लियर। अच्छा जी, अब आपके पास आ रहा है 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य, द्रव्य मतलब जो पानी जैसी चीज़ है भैया, धातु जो भी होती है वो सब ठोस होती हैं, ना तो वो द्रव्य मतलब पानी की तरह भी नहीं होती और गैस भी नहीं होती। पर इस दुनिया के अंदर एक धातु ऐसी है जो द्रव्य है, और वो कहाँ है, वो सब आपके घरों में भैया। आप सबको जब बुखार आता है तो आप थर्मामीटर लगाते हो, उस थर्मामीटर के अंदर जो पदार्थ है वो है पारा। क्या है वो, पारा। और पारे का फार्मूला, उसका नाम सिंबल क्या होता है, Hg। क्लियर हो गया, तो बी है इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा जी, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां कह रहा है सितार मतलब गिटार, सितार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के तार बनाने के लिए धातु के जिस गुण का उपयोग किया जाता है वह क्या है। ध्वनिक है, आघात वर्धिता है, तन्यता है, चालकता है। देखो हमें पता है कि आघात वर्धिता का मतलब पतली शीट में चेंज हो जाना, तन्यता का मतलब तार में बदल जाना, और ध्वनि का मतलब एको करना। तो हमें संगीत वाद्य यंत्र में आवाज़ निकालनी है कि उसके तार बनाने हैं, हमें उसमें से आवाज़ निकालनी। तो आवाज़ किससे निकलती है, ध्वनिक से, तो वो ए है। क्योंकि जब हमसे बोला जाएगा कि बिजली के तार बनाने के लिए कौन सा गुण आता है, तो बिजली के तार बनाने के लिए आएगा तन्यता। तार तो इसमें भी बन रहे हैं, पर यहाँ पर तार बिजली के लिए नहीं बन रहे, वो आवाज़ निकालने के लिए बन रहे हैं, तो इसलिए कौन सा गुण आएगा, ध्वनिक, ए आएगा। कन्फ्यूजन मत होना ए और सी में। तो स्टूडेंट्स आज की कहानी यहाँ पर खत्म हुई। ओके बाय बाय।